नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक अर्थशास्त्री महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रारंभिक जीवन और उनका संघर्ष, वह घटना जिसने उनके जीवन को पूरा बिल्कुल बदल कर रख दिया, और कैसे उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक सबसे पहला देश का बालिका विद्यालय खोला और सत्यशोधक समाज की स्थापना, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का सच, जनता ने उन्हें महात्मा की उपाधि कब और क्यों और कैसे दी। यह कहानी हर भारतीय को प्रेरित करने वाली है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों, 19वीं सदी का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां समाज को प्रथा, जातिवाद, छुआछूत और अशिक्षा के गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। विशेषकर महिलाओं और दलितों की स्थिति बद से बदतर थी। उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था और न ही समाज में सम्मान से जीने का। ऐसे अंधकारमय समय में समाज को एक नई दिशा देने के लिए 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। उनका परिवार मूल रूप से सतारा जिले का रहने वाला था, लेकिन बाद में वह पुणे जाकर बस गए। पेशवाओं के दौर में उनका परिवार फूलों की मालाओं का काम करता था और गुलदस्ते बनाने का काम करता था। काम की इसी विशेषता के कारण समाज में उन्हें माली का नाम दिया गया और उनका पारिवारिक उपनाम सरनेम फुल्ले पड़ गया। जब ज्योतिबा केवल 9 महीने के थे तब उनकी माता चिमड़ाबाई का असामान्य निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी सगुणाबाई ने किया, जिन्होंने जिनका ज्योतिबा के जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। और फ्रेंड्स, उनका शिक्षा और जीवन का पहला संघर्ष शुरू होता है। ज्योतिबा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से ली, लेकिन उस दौर की जातिवादी व्यवस्था के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उनके पिता गोविंदराव पर दबाव डाला कि एक छोटी जाति के लड़के को पढ़ाकर क्या फायदा। इसके चलते ज्योतिबा को स्कूल से निकाल दिया गया और वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। लेकिन पढ़ने की ललक कम नहीं हुई। वे दिन भर काम करते और रात को दिए की रोशनी में किताबें भी पढ़ा करते थे। उनकी इस प्रतिभा को उनके पड़ोसी गफ्फर बेग, एक उर्दू शिक्षक, और लेजिट साहब, एक स्कॉटिश मिशनरी, ने पहचाना। उन्होंने ज्योतिबा के पिता को समझाया, जिसके बाद 1841 में 14 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को एक स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। यहीं से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पूरी की और थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी, जिसने उनके भीतर मानवाधिकार और समानता के विचारों को जन्म दिया। साल 1840 में जब वे महज 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई से हुआ था। देखो, पहले के समय में कितना अंधकारमय समाज था। साल 1848 में ज्योतिबा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके सोचने का तरीका और उनके जीवन का लक्ष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके एक उच्च जातीय ब्राह्मण मित्र ने उन्हें अपनी शादी में इनवाइट किया, तो ज्योतिबा खुशी खुशी बारात में शामिल हुए। लेकिन जब दूल्हे के रिश्तेदारों ने की नजर ज्योतिबा पर पड़ी तो वे भड़क गए और उन्होंने ज्योतिबा की उनकी जाति का उदाहरण देते हुए घोर अपमानित किया और उन्हें वहां से धक्के देकर शादी से बाहर कर दिया। तो युवा ज्योतिबा इस अपमान से अंदर तक हिल गए। वे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने समाज की दुहाई देकर कहा कि यही हमारी नियति है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन ज्योतिबा ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने गहराई से विचार किया और समझा कि उच्च वर्ग के इस अहंकार और समाज के इस खोखलेपन के पीछे की सबसे बड़ी वजह अशिक्षा है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस गैर बराबरी वाली सामाजिक जड़ को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। इस गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। फिर क्या था, उन्होंने जो ठान लिया सो ठान लिया। ज्योतिबा का मानना था कि जब तक समाज की आधी आबादी यानी महिला और शोषित वर्ग शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश गुलाम ही रहेगा। उन्होंने बदलाव की शुरुआत अपने घर से की। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाना और लिखना शुरू किया। इसके बाद 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाड़ा में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला आधुनिक स्कूल खोला। शुरुआत में केवल 6 लड़कियों ने दाखिला लिया, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। यह कदम उस समय के रूढ़िवादी समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था कि देखो, तुम्हारे सामने करके दिखाया। धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया।
जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंकते थे। रूढ़िवादियों ने ज्योतिबा के पिता पर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने ज्योतिबा और सावित्रीबाई को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस क्रांतिकारी दंपति ने हार ही नहीं मानी। उन्होंने एक के बाद एक स्कूल खोले और साल 1855 में कामकाजी वर्ग और अछूतों के लिए भारत की पहली रात्रि पाठशाला नाइट स्कूल भी शुरू की। ज्योतिबा का संघर्ष सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज की हर उस व्यवस्था को चुनौती दी जो इंसानों में फर्क करती थी, जैसे मानवतावादी कदम। उस दौर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी पीने की मनाही नहीं थी। प्यास से तड़पते लोगों का दर्द देखकर ज्योतिबा ने अपने खुद के घर का पानी का कुआं समाज के हर वर्ग के लिए खोल दिया। और महिलाओं का उत्थान, उन्होंने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया। उस समय छोटी उम्र में विधवा हुई महिलाएं की स्थिति बहुत दयनीय थी, कई बार उनके साथ शोषण होता था। ऐसी पीड़ित और गर्भवती विधवाओं की सुरक्षित प्रसव की ज्योतिबा ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंध गृह यानी केयर सेंटर खोला। यहाँ पैदा होने वाले एक विधवा के बच्चे यशवंत को उन्होंने गोद लिया और उसे डॉक्टर बनाया। और सत्यशोधक समाज, यह इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 शोषित जातियों को पुरोहित और साहूकारों के धार्मिक व मानसिक शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज यानी सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने बिना ब्राह्मण पुजारियों के बेहद सादगी और कम खर्च में शादियां सत्यशोधक विवाह करवानी शुरू की। और ज्योतिबा ने अपनी पहली बात जनता तक पहुंचाने के लिए लेखन को हथियार बनाया। साल 1873 में उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक यानी गुलामगिरी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे धार्मिक ग्रंथों और व्यवस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके एक बड़े वर्ग को मानसिक गुलाम बनाया गया है। उन्होंने इस पुस्तक को अमेरिका के उन नागरिकों को समर्पित किया जिन्होंने वहां अश्वेतों की गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने किसान का कोड़ा नामक किताब लिखकर ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर किया। और इसके अलावा देश और समाज के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए 11 मई 1888 को मुंबई की एक विशाल जनसभा में समाज सुधारक राव बहादुर बंडेकर और वहां की जनता द्वारा उन्हें महात्मा ग्रेट सॉल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालिसिस लकवा के कारण काम करना बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाएं हाथ से लिखना जारी रखा। 28 नवंबर 1890 को पुणे में इस महान पुरुष का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत को सावित्रीबाई फुले और उनके सहयोगियों ने जिंदा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिए। पहले की व्यवस्था किस तरीके से गुलामी की व्यवस्था थी और इस तरीके से हमारा भारत देश हजारों साल गुलाम रहा इसी व्यवस्था के कारण। तो फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को तोड़िए, जातिवाद, धार्मिक कुप्रथाएं सब कुछ बंद कीजिए। अंधविश्वास जो सच में है ही नहीं उसको क्यों माने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।